एक्सरसाइज 3.3 इसमें आप लोग यूज़ करेंगे चेन रूल, जिसे कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं। यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। एक डॉग है नेम्ड वाई, जो कि मेरे दोस्त यू से तेज़ भागता है। इसी तरह मेरा दोस्त यू मुझसे तेज़ भागता है। हमने चेन रूल की मदद से फाइंड करना है रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ मी, यानी डी वाई ओवर डी एक्स विच विल बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू ओवर डी एक्स। इसको मैं डिटेल में अपनी कैलकुलस वीडियो के लास्ट पार्ट के बिल्कुल लास्ट में समझाया है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वहाँ से समझ के आएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 4 पार्ट्स हैं इसके और इनको चेन रूल से सॉल्व करना है। पार्ट ए है w इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 5। इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे तो चेन रूल तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, जबकि यहाँ पे हमारे पास है डब्ल्यू। तो जहाँ जहाँ पे वाई है उसको डब्ल्यू से चेंज करेंगे, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब इससे हमें पता लग रहा है कि हम लोगों को यू भी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम चेन रूल में यू फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे देखें ये एक टर्म है जिसको हम लोगों ने यू समझना है। तो u की वैल्यू क्या लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। जनरल हालात में इसको क्या होना चाहिए था, x 4x रेज टू द पावर 5, लेकिन चूंकि ये x से बड़ी टर्म आ गई है, काफ़ी सारी x की पावर्स भी हैं और माइनस 4x भी है, 2 है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग चेन रूल लगाते हुए इसको एक अलहदा वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं। तो ये अगर u है तो अब हम लोग w को ले सकते हैं 4u रेज टू द पावर 5। अब चेन रूल अप्लाई करना है तो इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ 4u रेज टू द पावर 5। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 और u की पावर क्या रह जाएगी 5 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करें तो 5 4 20 u रेज टू पावर 4। ये आ गया हमारा डी डब्ल्यू ओवर डी यू, जो कि पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट डी यू ओवर डी एक्स निकालना है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाली टर्म। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर सी का होता है 3x² माइनस 4x का होता है -4 और प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, इसका होता है 0। तो ये करते हैं 3x² माइनस 4 प्लस 0। 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हम लोग लिख लेते हैं 3x² माइनस 4। तो अब हमारे पास डी डब्ल्यू और डी यू भी आ गया, डी यू और डी एक्स भी आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 20u रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3x² माइनस 4। लेकिन आप देखें हम लोगों के पास अल्टीमेट आंसर आना चाहिए x की टर्म्स में। यहाँ पे u है तो इस u की जगह हम लोग इनिशियली जो u की वैल्यू एज्यूम की हुई थी वो यहाँ पे डाल देते हैं और जो बाकी मानदा टर्म है 3x² माइनस 4 वो भी लिख लेते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल। देखें ये तो चेन रूल के मेथड से है। सवाल में अगर आपको ना गिवन हो चेन रूल से तो नॉर्मली ऐसे सूरत में आप इसको एक्सटेंडेड पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सटेंडेड पावर रूल कैसे होता है, देखें ये हमारा क्वेश्चन था। अगर रूटीन में सिर्फ यहाँ पे x होता तो इसको डेरिवेटिव डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स लेने से हमारे पास आ जाता 5 4 20 x रेज टू द पावर 4। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड पावर रूल है, सिर्फ पावर को नहीं छोड़ना, अंदर वाली चीज़ का भी बाद में डेरिवेटिव लेना है। तो इसको करते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और इस टर्म की जो पावर है वो 1 लेस हो जाएगी और इस टर्म का डेरिवेटिव भी लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 से 4 आ गया और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हो तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 प्लस 0। प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये देखें ये आपका आंसर एक्सटेंडेड पावर रूल से भी आ गया है जिस तरह चेन रूल से आया था। पार्ट बी, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 11 डिवाइड बाई 5। याद रखें कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में हम लोगों को रेडिकल साइंस और डिनोमिनेटर्स से बड़ी तकलीफ़ होती है, इनको ख़त्म करना होता है पहले, ठीक है, इनको साइड वे करना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है लिहाजा इतनी परेशानी नहीं है। अभी देखें हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई और डी यू इंटू डी यू और डी एक्स। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे u इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब और हमारे पास y की क्या शक्ल बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1/5 u रेज टू द पावर 11। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो ये हो जाएगा डी वाई और डी यू
और ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ 1/5 यू रेज़ टू पावर 11। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 11 इधर आएगा और u की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 11 और u की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा 11/5 और ये हो जाएगा u रेज़ टू पावर 10। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3x²। तो ये देखें 4 और ये -3x²। अब हमारे पास दोनों टर्म आ चुकी हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। डी वाई ओवर डी यू क्या है 11/5 यू रेज़ टू पावर 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3x² से। u की वैल्यू चूँकि हम लोगों ने एज्यूम की थी 4x माइनस एक्स क्यूब को, तो ये हम लोग कर लेंगे 11/5 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 10। दोबारा वैल्यू u की पुट इन कर दी और 4 -3x² से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। इसी को अगर हम लोग एक्सटेंडेड पावर रूल से सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 11 डिवाइड बाई 5 लिया। अब इसके ऊपर जब dy बाई डी एक्स लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट से देखें वैसे ही बाहर आ जाता होता है 1/5। इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे तो 11 इधर आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव लेने के ऊपर अगले स्टेप में करके दें 1/5 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो 11 इधर आ जाएगा और इसका जब हम लोग पावर में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 10 और इसका अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव अलग से भी लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब। सॉल्व करें 11/5 ये एज इट इज़ 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 10। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या 4 -3x²। तो देखें दोनों आंसर मैच कर गए। चेन रूल से सॉल्व कर लिया, ये एक्सटेंडेड पावर रूल से भी, क्योंकि ये एक्सरसाइज चेन रूल की है, लिहाजा पहले मैं चेन रूल का सवाल हल कराता होता हूँ। पार्ट सी u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 -3² जैसे मैंने पहले बताया हमें डिनोमिनेटर से जान जाती है हमारी, अगर उसके अंदर भी वेरिएबल्स चल रहे हों, और अगर रेडिकल साइन हो तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा जान जाती है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन में इससे जान छुड़ानी होती है, बेशक पावर में आ जाए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं u इज इक्वल टू 1 -3t² रेज़ टू द पावर क्या होगा 1/3। अब हम लोगों ने चेन रूल यूज़ करना है, जो कि होगा डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी। अब हम लोगों ने देखना है कि किस चीज़ को हम लोग u या v कहेंगे अभी, ठीक है। अभी तो चूँकि u यहाँ पे आ गया, अभी हम लोगों ने किसी चीज़ को v बनाना है, तो इस चीज़ को बनाएंगे 1 -3t² को v बनाएंगे। अब ये अगर हमारे पास v की वैल्यू आ गई है तो u की वैल्यू क्या होगी v रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ v रेज़ टू पावर 1/3। तो ये पावर रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/3 v रेज़ टू पावर 1/3 -1 आ जाएगा, जिससे हो जाएगा 1/3 v रेज़ टू द पावर -2/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, v है यहाँ पे t है, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1 -3t²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2 और t की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60। दोनों हमारे पास आ गए, डी यू बाई डी वी भी आ गया और डी वी बाई डी टी भी आ गया। दोनों की वैल्यू इसमें डाल दें 1/3 वी इस पर -2/3 इंटू -60। अब ये देखें ये 3 और ये 6 मल्टीप्लाई 6 और ये नीचे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कट जाएंगे 3 1 दा 3 3 2 दा 6। ये -2t पहले लिख लेते हैं और ये v रेज़ पावर -2/3 बाद में लिखना है, और इसमें v की जगह वैल्यू भी पुट इन कर दी है जो हम लोगों ने शुरू में एज्यूम की थी 1 -3t², और ये हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्सटेंडेड पावर रूल से सॉल्व करें तो ये u की वैल्यू हमारे पास थी, डी यू बाई डी टी लेना है, तो क्या होगा ये पावर इधर आएगी 1/3 इंटू 1 -3t² की पावर 1/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे अब क्योंकि एक्सटेंडेड पावर रूल है, तो डी बाई डी टी ऑफ 1 -3t²। ये देखें ये क्या बन गया आपका 1/3 इंटू 1 -3t² रेज़ टू पावर -2/3, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका डेरिवेटिव होगा -60, तो 0 की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस सारे को सिर्फ -60 लिख देते हैं, और फिर वही 3 1 दा 3 3 2 दा 6 -2t को पहले लिख लें और बाद में इस टर्म को, तो यही हमारा आंसर जो हम लोगों ने चेन रूल से भी लाए थे।
इसका फाइनल पार्ट है पार्ट डी, एस इज इक्वल टू 1/3t प्लस 1 रेज टू द पावर 7। अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर कांस्टेंट नहीं बल्कि पूरी एक टर्म आ गई है जिसमें वेरिएबल्स हैं, तो इससे हमने डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 3t प्लस 1 रेज टू पावर -7 बन जाएगा। अब इस पर चेन रूल लगाते हैं, तो ds/dt आएगा इज इक्वल टू ds/du इंटू du/dt। हमें देखते ही पता चल रहा है कि हम किस चीज़ को u समझेंगे इसको, ठीक है। तो अब हमारा s बन जाएगा u रेज टू पावर -7। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u तो हो जाएगा ds/du इज इक्वल टू d/du ऑफ u रेज टू द पावर -7। अब इस पर पावर रूल लगेगा, -7 इधर आ जाएगा, u की पावर में से -7 -1 हो जाएगा, यानी -7 u की पावर -7 -1, तो ये बन गया -7 u रेज़ टू पावर -8। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा du/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 3t प्लस 1। अब 3t का डेरिवेटिव हो जाता है 3 और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ गया 3 प्लस 0, 0 ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ बच गया 3। दोनों टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -7 u रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 जब -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -21 u रेज़ टू पावर -8। अब u की जगह हम लोग वो वैल्यू डाल देते हैं जो हमने एज्यूम की थी, 3t प्लस 1 -21 3t प्लस 1 रेज़ टू पावर -8, और इसको अब हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि सवाल भी फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो -21 डिवाइड बाय 3t प्लस 1 रेज़ टू पावर -8, और ये हमारा आंसर है। इसी को अगर हम लोग एक्सटेंडेड पावर रूल से करें तो ये हमारा सवाल था, s इज इक्वल टू 3t प्लस 1 रेज़ टू पावर -7। इसका हम लोग करेंगे ds/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ दिस टर्म, जिससे हो जाएगा -7 इधर आ जाएगा और इस टर्म की पावर 1 कम हो जाएगी। लेकिन चूंकि एक्सटेंडेड पावर रूल है इसका अलहदा से भी डेरिवेटिव लेना है, तो d/dt ऑफ 3t प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया -7 इंटू 3t प्लस 1 रेज़ टू पावर -8। इसका डेरिवेटिव लेने से क्या आता है, सिर्फ 3 आ जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, कॉन्स्टेंट है 1, तो ये आ गया 3। अब -7 मल्टीप्लाई बाय 3 से आ गया -21 इंटू 3t प्लस 1 रेज़ टू पावर -8। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -21 डिवाइड बाय 3t प्लस 1 रेज़ टू पावर -8, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिन द डेरिवेटिव ऑफ x इन ईच केस। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल क्यूब इंटू 5x माइनस 7। तो अगर आप इसको देखें तो इसके 2 टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ दीज 2 टर्म्स। 2 टर्म्स मैंने बोला है, तो इसका मतलब इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू वी, अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स के नाम ले लें तो d/dx ऑफ u इंटू वी क्या होगा, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो पहले u एज इट इज़ लिखेंगे यानी 2x माइनस 5 होल क्यूब, फिर डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा, फिर बीच में क्या है प्लस, और अगला टर्म क्या है v एज इट इज़ उतार लेंगे, 5x माइनस 7, फिर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x यानी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये एक्सटेंडेड पावर रूल से डेरिवेट करेंगे इसको, 3 इधर बाहर आ जाएगा, 2x माइनस 5 की पावर क्या रह जाएगी 3 माइनस 1, और फिर इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो फिर तो इसी तरह का बस काम पूरा हो जाता, x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, लेकिन x के अलावा बहुत कुछ है इसमें, 2 भी है, अलहदा से भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव अलहदा से भी लेंगे। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ तक तो एज इट इज़ ही है, 2x माइनस 5 रेज़ टू पावर 2, और इसका डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 2। फर्दर अब यहाँ तक सारा का सारा एक जैसा, सिर्फ 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए क्विकली मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 5 रेज़ टू पावर 2, तो अंदर क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड पे एक 5 बच जाएगा और बच जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 6, और राइट साइड पे 5x माइनस 7। फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ तक तो एज इट इज़ आ गया, अब इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 25 प्लस 30x माइनस 42। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो मैंने लाइक टर्म्स को जो है एक कलर में लिख दिया ताकि आसानी हो, तो यहाँ तक तो एज इट इज़ है। अब हमारे फाइनल डेरिवेटिव की शक्ल आ रही है, 10x और 30x से बन जाता है 40x, जबकि माइनस 25 और माइनस 42 से मिल जाता है माइनस 67। तो ये है हमारा आंसर। ओरिजिनल फंक्शन में अगर सिर्फ 2x माइनस 5 होल क्यूब होता तो उसका ग्राफ ऐसा होता, क्यूबिक फंक्शन है ना, क्यूबिक फंक्शन आपने सीखे में इस तरह के होते हैं, लेकिन
2x माइनस 5 को अगर हम लोग 0 पुट करें तो उससे हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 5/2, और उसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 2.5, यानी 2.5 पे से हमारा ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ गुजरेगा। जब साथ में 5x माइनस 7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा होगा क्या, क्वाड्रेटिक टच के साथ, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी। देखिए ना, 2x माइनस 5 होल क्यूब को जब खोलेंगे तो x की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 3, और 5x के अंदर से x की पावर ये भी एक 1 है। फिर बाद में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर जो होगी वो 4 होगी। तो हमारे फंक्शन में ये क्वाड्रेटिक टच आ रहा है। लेकिन चूँकि काफ़ी सारी और टर्म्स भी होंगी, स्क्वायर की भी टर्म होगी, एक्स की भी टर्म होगी, तो इस तरह थोड़ा सा ग्लिंच भी आएगा। अब हम लोग चलते हैं फाइनल डेरिवेटिव की तरफ। तो देखें, डेरिवेटिव हमें क्या बताता होता है, हमें हमारे ओरिजिनल फंक्शन का स्लोप बताता होता है। तो जाहिर बात है पूरा का पूरा तो हम लोग जहन से नहीं बना सकते, लेकिन ये हमें पता लग सकता है कि वो किस जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे। देखें हमारा फंक्शन का स्लोप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है स्लोप, और यहाँ पे फिर एक जगह पे आती है स्लोप बिल्कुल 0 हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो हमारा डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो क्रॉस करेगा हमारे फंक्शन को इस लाइन पे, और दूसरा यहाँ जब नीचे जा रहा है तो यहाँ से फिर दोबारा ऊपर हो रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे स्लोप एक दफ़ा 0 हुआ होगा। तो अभी हम डेरिवेटिव का ग्राफ ड्रॉ कर लें, देख लें, बिल्कुल यहाँ पे जो है 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसमें हम लोग डिनोमिनेटर से अगर अपनी जान छुड़ाएं और उसको ऊपर ले जाएं तो वो हो जाएगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर -1। अब हम लोगों ने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दीज टू टर्म्स। हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम इन दोनों को, एक को u कह देते हैं यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर को u कह देते हैं, और x माइनस 1 रेज़ पावर -1 को v कह देते हैं। और प्रोडक्ट रूल में पहली एज इट इज़ लिखी जाती है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी एज इट इज़ इंटू पहले का डेरिवेटिव। पहली टर्म u एज इट इज़ यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म यानी x माइनस 1 रेज़ पावर -1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले -1 इधर नीचे आ जाएगा और x माइनस 1 होल रेज़ पावर -1 में से -1 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म यानी x माइनस 1 रेज़ पावर -1 एज इट इज़ आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म u, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है u का, x प्लस 2 होल रेज़ पावर 2 का डेरिवेटिव। तो ये पहले 2 इधर आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1, और फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे एक्सटेंडेड पावर रूल के तहत। सॉल्व करें इसको तो ये माइनस इधर आ गया, एक्स प्लस 2 होल रेज़ पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ पावर -2, प्लस एक्स माइनस 1 रेज़ पावर -1 इंटू 2, और एक्स प्लस 2 की पावर क्या हो गई 1, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होगा, ये तो 2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस से यहाँ तक तो एज इट इज़ ही रहा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, इसको इधर लिख लिया, और एक्स माइनस 1 रेज़ पावर -1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसमें से x प्लस 2 कॉमन लिया जा सकता है, और x माइनस 1 रेज़ पावर -1 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर बाकी क्या बच जाएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ पावर -1, राइट साइड पे क्या चीज़ आ रही है, सिर्फ +2। सॉल्व करें इसको, हम लोग दोबारा से फ्रैक्शन में लेके आ रहे हैं, x माइनस 1 रेज़ पावर -1 था, इसको नीचे ला रहे हैं ताकि x माइनस 1 रेज़ पावर 1 आ जाए। यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि हम लोगों ने शुरू में जो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया है, ये हमारी एक गलती थी, इस वजह से हमारा क्वेश्चन लंबा हो गया, माइनस साइन ने भी बहुत सारी खिचड़ी मचाई। क्यों? देखिए, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इस तरह का पॉजिटिव पावर वाला फंक्शन है, x माइनस 1 की पावर क्या है 1, तो उसको ऊपर ले जाके एक और अपने लिए मुश्किल नहीं पैदा करनी कि -1 ऊपर भी आ जाए। फिर जब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये -1 उठ के इधर आएगा, और मज़ीद जो पावर होगी वो एक और माइनस टर्म के साथ आ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्वोशंट रूल से भी सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, ये आ गया, नीचे आ गया, दूसरी तरफ क्या बच गया जी, और ऊपर क्या आएगा 2 माइनस, देखें 2 को पहले लिख लिया है, माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, ये अलहदा टर्म थी, इसको अलहदा करके 2 लिख लिया, और इस टर्म को माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1।
अब इसका एलसीएम अगर हम लोगों ने लेना है तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है कि इसके नीचे भी x-1 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी x-1 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 इंटू x-1, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इंटू x+2 एज इट इज़। फर्दर सॉल्व करें तो इसमें आ जाएगा 2x-2 और यहाँ से बच जाएगा -x-2। फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2x - x से x आ जाएगा और -2 से -4 आ जाएगा। फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए नीचे 2x-1 है तो हम लोग x-1 होल स्क्वायर कर लेते हैं नीचे, और ऊपर x+2 इंटू x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x से x², x मल्टीप्लाई बाय -4 से -4x, +2 मल्टीप्लाई बाय x से +2x और +2 मल्टीप्लाई बाय -4 से -8। अभी देखिए -4x + 2x मिलके क्या हो जाएंगे -x² - 2x और -8 एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी इसको हम क्वोशिएंट रूल से भी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस तरीके से क्यों लंबा हो गया। यूज़ करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला करने के लिए हम इसको ऊपर वाले को u कह देते हैं और नीचे वाले को v। अब हम लोग जिंगल की मदद से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या थी जिंगल? लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वेयर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो सबसे पहले d/dx ऑफ u by v सॉल्व करना है। तो नीचे स्क्वेयर द बॉटम और ऊपर क्या है लो यानी ये वाली टर्म, डी हाई यानी डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म माइनस हाई यानी u इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म। सबसे पहले स्क्वेयर द बॉटम यानी v का स्क्वेयर x-1 का स्क्वेयर, और ऊपर भी v एज इट इज़ आना है यानी x-1 एज इट इज़ आ गया यानी लो टर्म। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने करना है डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म। हायर टर्म क्या है u, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, देखें x+2 होल स्क्वेयर है तो इसका डेरिवेटिव होता है यहाँ 2 इधर आ जाएगा इंटू x+2 रेज़ टू द पावर 2 - 1 और प्लस एक्सटेंडेड पावर रूल है तो अंदर वाले का डेरिवेटिव भी लेंगे। माइनस करके अगली टर्म क्या आएगी, हाई लेके आनी है। हाई क्या है x+2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी। फिर डी लो क्या है यानी लो का डेरिवेटिव यानी v का डेरिवेटिव x-1 का डेरिवेटिव। तो x-1 का डेरिवेटिव क्या होता है सिर्फ 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और सिंपल x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसको अभी सॉल्व करना है तो x-1 इंटू 2 इंटू x+2 रेज़ पावर 2 - 1, इससे क्या बनेगा देखेंगे 2 मल्टीप्लाई x-1 इंटू x+2, जबकि डेरिवेटिव ऑफ x+2 क्या होगा 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1 माइनस करेंगे x+2 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं जी 2 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x² और x मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा +2x, -1 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा -x, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2 और ये माइनस इंटू x+2 होल स्क्वायर है। तो इसको ओपन करेंगे तो x² + 4x + 4 a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इक्वल है। फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा 2 इंटू x² 2x², ये देखें ये क्या है 2x - x से x बन जाता है और इनको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, माइनस साइन की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे -x² -4x -4। फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x² -x² की मदद से हमारे पास आ गया x², 2x और -4x की मदद से आ गया -2x, -4 और -4 की मदद से आ गया -8। तो देखें बिल्कुल वही आंसर आ गया। अब ग्राफ देखें, ओरिजिनल फंक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर में x-1 है ये हमें बता रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 डाली जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे ग्राफ में एसिम्प्टोड होगा। एसिम्प्टोड आने का मतलब हमारा ग्राफ जो बनेगा वो ब्रोकन फंक्शन होगा। हम लोग कंप्यूटर से ड्रॉ करते हैं इसको और देखते हैं कैसा ब्रोकन ग्राफ है। देखें 1 के करीब जा तो रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, ना नीचे ना ऊपर की तरफ। फाइनली डेरिवेटिव का ग्राफ समझें। डेरिवेटिव हमें स्लोप बताता है हमारे मेन फंक्शन का, ये जो रेड में है। तो इसका आपको देखने से क्या पता लग रहा है स्लोप कहाँ पे 0 होगा, यहाँ कहीं पे। देखें पहले यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पे कहीं जहाँ पे 0 हो रहा है, फिर बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला पोर्शन जो इसका है पहले स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जाके 0 के करीब आ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो जहाँ पे स्लोप 0 हो जाए हमारा डेरिवेटिव का ग्राफ वहाँ पे इस जगह को क्रॉस करेगा। देखते हैं
ये देख, बाकी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपको समझ आ जाए कि हमें स्लोप बताता है। यहाँ पे स्लोप ज़ीरो था, यहाँ पे भी स्लोप ज़ीरो था, तो इसलिए वो हमारी डेरिवेटिव जो है हमारे ग्राफ के मेन एक्सिस को वाई के ऊपर ज़ीरो जहाँ पे है वाई एक्सिस वहाँ पे क्रॉस करता है। पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 होल रेज टू द पावर 4। अब इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, अब ये ना इसकी पावर है ना इसकी पावर है, बल्कि दोनों की पावर है। तो ऐसे में सबसे पहले एक पावर रूल हम लगाएंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग। तो यूजिंग एक्सटेंडेड पावर रूल, क्योंकि दायरी बात है सिर्फ पावर रूल लगाएंगे तो 4 इधर आ जाएगा, और 2x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 होल की पावर क्या बन जाएगी, 4 माइनस 1। सिर्फ इतना ही तो नहीं करना ना, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, इसका काम हो चुका है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी तो कर सकते थे, एक्स माइनस 4 को ऊपर ले जाते तो एक्स माइनस 4 इसमें माइनस 1 बन जाता। लेकिन जब नीचे वाले डिनोमिनेटर की होल पावर ऊपर ले जाने से माइनस 1 बन रही हो तो उससे हमें बचना है। अभी देखें, यू हम कह देते हैं इसको और इसको कह देते हैं वी, और क्वेश्चन रूल लगाने के लिए वही जिंगल, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वेयर द बॉटम एंड देयर वी गो। ठीक है, और ये इसका प्रॉपर टेक्निकल फार्मूला है। ये टर्म एज इट इज़ आ गई, 4 माइनस 1 की पावर बन गई 3। अब इसको जब ओपन करेंगे तो हम लोग पहले स्क्वेयर द बॉटम यानी x माइनस 4 का स्क्वेयर, फिर लो यानी जो लोअर टर्म है एज इट इज़ यानी x माइनस 4, डी हाई यानी हायर टर्म का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, लेकिन वो अगले स्टेप में दिखाऊंगा, पहले सिर्फ यूँ लिख के बता दूँ ताकि आपको याद रहे। माइनस हाई, हाई क्या है, 2x माइनस 5, डी लो डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 4 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, 5 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, 2x की जगह 2 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 5 एज इट इज़, और इसमें देखें 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, x का डेरिवेटिव 1। फर्दर सॉल्व करें तो इस टर्म में x माइनस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हो जाता है 2x माइनस 8, और ये माइनस साइन, और माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 2x, और माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 2x और माइनस 2x आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी 5 और माइनस 8 इनसे आ जाएगा हमारे पास माइनस 3। फर्दर सॉल्व करें, देखिए नीचे x माइनस 4 है होल स्क्वायर और x माइनस 4 ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, ऊपर माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनल शेप आने वाली है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 से आ गया माइनस 12, 2x माइनस 5 रेस टू पावर 3, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 4 है, x माइनस 4 रेस टू पावर 2 से x माइनस 4 रेस टू पावर 3। ओरिजिनल फंक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, ये हमें बता रहा है कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास एसिम्प्टोट होगा, यानी ग्राफ हमारा इसको नहीं टच करेगा ओरिजिनल फंक्शन का। क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राफ है, लिहाजा हम लोग इसको कंप्यूटर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको सिर्फ ये समझ आ जाए कि x इज इक्वल टू 4 को टच नहीं कर रहा। देखें यहाँ से आया, नीचे अचानक डिप किया और ऊपर गया, इसी तरह ये बहुत ऊपर तक जा रहा है राइट वाला पोर्शन, लेकिन x इज इक्वल टू 4 को टच नहीं कर रहा। फाइनली डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो हमें स्लोप बताता है मेन फंक्शन का ड्यू टू इट्स y एलिमेंट। तो कहाँ कहाँ पे क्रॉस करेगा ज़ीरो को, मेन ग्राफ के स्लेप को देखें, जहाँ पे ये जा रहा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नीचे आया फिर ऊपर हुआ, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे स्लोप 0 हुआ होगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा डेरिवेटिव का वो यहाँ से ज़रूर गुजरेगा। पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर द रूट 2x स्क्वेयर प्लस 11। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें रेडिकल से जान छुड़ानी होती है, x इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेस्ट पावर 1/2। अब करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दीज टू टर्म्स। मैंने बोला दीज टू टर्म्स यानी प्रोडक्ट रूल यूज़ करना चाहिए। एक को हम कह देते हैं u, दूसरी टर्म यानी 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेस्ट पावर 1/2 को हम कह देते हैं v, और प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको याद होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, पहले u एज इट इज़ लिख लेना है यानी x, फिर हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने लेना है, प्लस v यानी एज इट इज़ ये लिख लेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा।
इसको सॉल्व करते हैं, x तो एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हाफ इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2x² + 11 रेज़ टू द पावर 1/2 -1 हो जाएगा। और चूँकि ये एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, अंदर देखें सिर्फ x थोड़ी था, काफ़ी कुछ था, तो इसका भी डेरिवेटिव साथ में ले लेंगे। प्लस 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पावर हाफ -1 है, तो ये इसको हम लोग लिख लेते हैं x/2 इंटू 2x² + 11 रेज़ पावर -1/2, यानी हाफ -1 क्या हो जाता है -हाफ। इसका डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, तो ये हो जाएगा 4x रेज़ पावर 1, जबकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसमें आप देखें तो 4x मल्टीप्लाई बाय x से आ गया हमारे पास 4x², और इसके नीचे हमारे पास आ रहा है 2, जबकि ये वाली टर्म चूंकि ऊपर माइनस रेज़ पावर 1/2 है, इसको हम नीचे ले आते हैं, 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2, राइट साइड पे आ गया प्लस 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे लिख लेते हैं 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2, क्यों, ताकि इन दोनों को ऐड कर सकें। लेकिन मैथ्स में इस तरह तो नहीं किया जा सकता ना, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो वो तब होती हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हों। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे खुद से 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2 लिखा है, तो ऊपर भी 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2 लिखेंगे। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो देखें ये हो गया 2x² / 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2 प्लस ये क्या है, नीचे तो ये आ गया। इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखिए समथिंग रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू समथिंग रेज़ टू पावर 1/2, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, 2x² + 11 और 2x² + 11, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x रेज़ टू पावर 1/2 इंटू x रेज़ टू पावर 1/2 हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 1/2 + 1/2, या x रेज़ टू पावर 1 लिखा नहीं जाता, लिहाजा सिर्फ x लिख लेंगे। इस लिहाज से इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² + 11 रेज़ टू पावर 1, यानी 1 लिखा नहीं जाएगा तो इसको हटा देते हैं। अब इसका देखें सम किया जा सकता है, अब बिल्कुल सम किया जा सकता है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो नीचे 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2, ऊपर वालों को हम लोग सम कर लेते हैं, वो क्या बन जाएंगे, देखें 2x² है प्लस 2x² + 11, सारों को ऐड करें तो ये हो गया 4x² + 11, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। अगर हमारा ओरिजिनल फंक्शन सिर्फ y = x होता तो वो तो एक लीनियर फंक्शन होना था ऐसा स्ट्रेट, जबकि हमारे पास क्या है साथ में √2x² + 11, जो कि क्वाड्रेटिक सा फंक्शन है। तो जो हम कंप्यूटर से ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं तो वो आ जाता है ऐसा। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ऐसा होगा। ये कैसे बना, ये ज़रा समझें। किसी भी दोनों जो फंक्शन हैं ग्रीन वाले, उसमें से किसी एक के ऊपर एक पॉइंट ले लें, मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 2,2 के ऊपर। x के अगेंस्ट जब 2 गया इस फंक्शन में तो y के अगेंस्ट भी मुझे वैल्यू मिली 2। अब ऊपर वाले ग्रीन फंक्शन में जो दूसरा हिस्सा था हमारे ग्राफ का 2x² + 11 स्क्वेयर रूट, इसमें जब मैं 2 पुट करूं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है 4.4। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट करना हो तो 4.4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आएगा 8.8। तो इस तरह आप इन दो फंक्शंस की मदद से भी कंबाइन कर करके इस पूरा का पूरा ग्राफ बना सकते हैं। तो ये अब हटा देते हैं एक्स्ट्रा क्लटर। अब देखें ये क्यूबिक फंक्शन से मिलता जुलता है, और क्यूबिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो ये रहा हमारा डेरिवेटिव जो कि है 4x² + 11 डिवाइड बाई 2x² + 11 होल रेज़ टू पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, x = 1 + t², y = t³ + 2t² + 1। इसको हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा dy/dt, जबकि इससे हमें मिलेगा dx/dt। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा dt/dx। तो पहले हम लोग करेंगे dx/dt, फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे, यानी 1/dt/dx। इससे हमें मिल जाएगा dx/dt। नहीं समझ आया, अभी समझ आया था। देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यानी x का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0, t² का डेरिवेटिव हो जाता है 2t रेज़ टू पावर 2 - 1। तो हमारे पास dx/dt आ जाता है 2 × t। हमें क्या चाहिए dt/dx, तो इसको हम लोग इन्वर्स कर लेते हैं,
जिसका मतलब है ये भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर। 1/2t। तो ये तो हो गया x की इक्वेशन का। अब आ जाते हैं dy/dt के लिए। तो उसके लिए भी राइट हैंड साइड को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 इधर आ गया, टी रेस्ट पावर 3-1। 2t² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इधर आ गया और टी रेस्ट पावर 2-1। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हो जाएगा 3t² + 4t। अब हम लोग इधर वैल्यूज पुट करते हैं, dy/dt की जगह 3t² + 4t और dt/dx की जगह 1/2t। अब ये 2t दोनों के नीचे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3t² / 2t + 4t/2t। यहाँ पे 2 × 4 और क्या चीज़ कट रही है, टी से यहाँ पे भी कट रहा है और यहाँ पे टी ऊपर वाले के स्क्वायर से कट रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2t + 2। इसका ग्राफ भी समझ लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाना नहीं है मगर कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो। इसमें वाई इंटरसेप्ट देखें 2 है ये, यानी कि ग्राफ आपका वाई एक्सिस को 2 के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा। और ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि टी की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। 3/2 का मतलब है 1.5, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर 1 यूनिट ट्रेवल करे ग्राफ, तो आपका वाई एक्सिस के ऊपर 1.5 यूनिट्स ट्रेवल करेगा। पार्ट बी, x = 380² + 2, y = 64 + 9। ये भी चेन रूल से सॉल्व करेंगे। पहले dx/dt लेते हैं, तो राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसमें देखें ये 3a, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, t वेरिएबल है क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये तो कांस्टेंट चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी। ये t² के अंदर 2 नीचे आ जाएगा और t रेज़ पावर 2-1 हो जाएगी। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t आया 6at। देखिए 2 × 3 = 6, a और t की पावर 1 होगी। हमें क्या चाहिए, dt/dx। तो इसको हम लोग इन्वर्स कर लेंगे और इस साइड को भी इन्वर्स कर लेंगे, 1/6at। अब हम लोगों ने इस साइड को डेरिवेटिव करना है, dy/dt = राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। बहुत सिंपल है, 4 इधर आ जाएगा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा, जबकि t की पावर 4-1 हो जाएगी। 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 6 × 4 = 24, t की पावर 3। इधर हम लोग वैल्यूज पुट इन करते हैं, dy/dt की जगह 24t³ और dt/dx की जगह 1/6at। अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, ये t1 = t और ये इससे कट रहा है, क्यूब को खत्म करके 2 रख देगा। तो ये अभी हमारी वैल्यू आ जाती है 4t² / a। देखिए a कांस्टेंट है, मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ ताकि ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि मैक्सिमम पावर t की 2 है, जिसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। पार्ट सी, x = n/1 - t² / 1 + t², y = 2bt / 1 + t²। काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब है लेंथी होगा लेकिन है आसान। इसको भी चेन रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले dy/dt ऑफ x = dy/dt ऑफ, आप इस पूरे को लिख लेंगे और इसमें गौर से देखेंगे कोई चीज़ कांस्टेंट है, a इसमें कांस्टेंट है। अगर आप इसी तरह इसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे तो आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, लिहाजा कांस्टेंट को यहाँ से आप बाहर निकाल लें और बाकी मानदा जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है कोशेंट रूल, जिसकी जिंगल क्या थी, लो डी हाई माइनस हाई डी लो, स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये थी, यानी ऊपर वाले के हम लोगों ने u कह देना होता है और नीचे वाले को v। कांस्टेंट a तो एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी मानदा में पहले नीचे वाले का स्क्वायर नीचे लिख लेना है और नीचे वाले के ऊपर एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेना है। अब फर्स्ट जो हिस्सा है उसमें नीचे वाला एज इट इज़ आया है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द नीचे वाला। अब इसको सॉल्व करें, ए एज इट इज़, नीचे वाली चीज़ भी एज इट इज़, 1 + t² भी एज इट इज़। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस t² का डेरिवेटिव होगा -2t, क्योंकि 2 इधर आ गया, t की पावर 1 कम होगी, माइनस साइन लगाएंगे, 1 - t² एज इट इज़ रहा और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, t² का डेरिवेटिव हो गया 2t। फर्दर इसको सॉल्व करें, देखें 1 + t² जब मल्टीप्लाई होगा -2t से, तो -2t एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद -2t आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद -2t³ आ जाएगा।
ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, और जब 2t इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2t मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2t, और इससे मल्टीप्लाई होकर 2t मल्टीप्लाई माइनस टी स्क्वेयर से माइनस 2t क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो अंदर वालों के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए माइनस 2t और प्लस 2t क्यूब। यहाँ देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 2t क्यूब और माइनस 2t क्यूब कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास बच जाता है माइनस 4at। कैसे, माइनस 2t और माइनस 2t बन गया माइनस 4t मल्टीप्लाई बाय a माइनस 4at डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। क्लटर बहुत जमा हो गया, हम लोग इसको इधर ले आते हैं, बाकी सारी चीज़ को मिटा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया dx और dt। हमें क्या चाहिए, dt बाय dx। तो इसको इन्वर्स कर लेते हैं। इन्वर्स करने में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि माइनस साइन हमेशा ऊपर ही रहता है, क्योंकि नीचे भी रखें तो अल्टीमेट रिजल्ट में माइनस साइन एक साइड पे होता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा साइड पे करके लिख लिया, बाकी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर ले रहे हैं। अब करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू t। इसमें देखें 2b कांस्टेंट है, तो 2b को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको u और इसको v कह देते हैं। अब इसको भी हम लोग कोशेंट रूल से सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि नीचे लोअर वाले को स्क्वायर कर लेते हैं, फिर लोअर वाला ही एक दफ़ा पहले ऊपर लिखते हैं और अपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस अपर वाला एज इट इज़ लिखते हैं और लोअर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सॉल्व करें जी, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ रहा, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 माइनस t एज इट इज़, डेरिवेटिव लेना है इसका, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, और माइनस 2t स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर से बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्लटर काफ़ी जमा हो गया है, इसको ऊपर ले जाते हैं। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, जिसके लिए हम लोग dy बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे dt बाई डी एक्स से। अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर आ रहा है। अभी यहाँ पे ज़रा गौर तलब बात है कि यहाँ पे माइनस था बाहर, इसका मतलब ये -1 बचा है। तो -1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर -1, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो b इंटू टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 280, ये हमारा आंसर है। इसका ग्राफ नहीं बना रहा क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो कांस्टेंट हैं a और b, तो जब तक वैल्यू ना मालूम हो तुक्के नहीं लगाते। वैसे भी ये कैलकुलेशंस फ्यूचर में आने वाली कैलकुलस की तैयारी कराई जा रही है। पार्ट डी, x इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब, y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। इसको भी चेन रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x वाले फंक्शन को देख लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। इसमें देखें 3a कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें अपर वाले को u कह लेंगे क्योंकि क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना है, और लोअर वाले को v कह लेंगे। 3a एज इट इज़ रहा, और हम लोग नीचे सबसे जो है ना पहले 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर लेंगे एज पर फॉर्मूला, और इसी को पहले एक दफ़ा ऊपर लिखेंगे 1 प्लस टी क्यूब को। लोअर टर्म को ऊपर लिख दिया तो अपर टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी, माइनस अब की दफ़ा अपर टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे और लोअर टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे 3a, और नीचे बाकी सारा एस एच एस 1 प्लस टी क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है 1 माइनस टी एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3t स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब। ये भी फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2t क्यूब। क्लटर काफ़ी हो गया है, इसको ऊपर ले जाते हैं। हमें dx बाई dt नहीं चाहिए, हमें dt बाई dx चाहिए, तो इसलिए पहले इसको इन्वर्स करेंगे, नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे। अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं, विच मीन्स डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू t। इसमें देखें 3a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर अभी हम लोग क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v कह लेंगे। तो सबसे पहले 3a तो एज इट इज़ रहा, और नीचे क्या आ जाएगा लोअर टर्म का स्क्वायर, और एक दफ़ा लोअर टर्म ऊपर आ गई इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर टर्म माइनस अपर टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म। इतना हिस्सा तो एज इट इज़ सेम ही रहेगा, 1 प्लस टी क्यूब लिखा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, टी क्यूब का 3t स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2t प्लस
2t⁻⁴, और ये माइनस साइन के बाद जो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा -3t⁻⁴। ये दोनों सम अप हो सकते हैं, तो अब हमारे पास बन जाएगा 2t4 - 3t⁻⁴ इज इक्वल टू -t⁻⁴। इसको भी ऊपर ले जाते हैं। अब हम लोगों ने dy/dt को मल्टीप्लाई करना है dt/dx से। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कैंसिल आउट हो रही हैं? 1+t³ का स्क्वायर और 3a, तो पीछे बच गया 2t - t⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1 - 2t⁻3। इसका ग्राफ भी नहीं बना रहे क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव है, आपको सिर्फ वही ग्राफ समझाऊंगा जो आगे कॉन्सेप्ट्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एट अ सर्टेन फैक्ट्री द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग Q यूनिट्स ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन रन इज C is equal to 2.2Q² plus Q plus $900. From experience, it has been determined that approximately Q is equal to T square plus 100T units are manufactured during the first hours of production run. Compute the rate at which the total manufacturing cost is changing with respect to time 1 hour after production begins. इतना बड़ा क्वेश्चन है, ज़रा एब्रीविएशन यूज़ कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे भी इजीली फिट आ जाए। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि आपके पास जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इस फंक्शन से या इस इक्वेशन के ज़रिए आपको मिलती है कि कितने प्रोडक्ट्स, Q जो है कितने प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है बनने पे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है, वो सी से मिलती है। दूसरी तरफ आपको गिवन है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे, कि कितने टाइम के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, और आपको कहा जा रहा है रेट एट विच टोटल मैन्युफैक्चर कॉस्ट इज चेंजिंग, यानी डेल्टा C कॉस्ट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T मालूम करें। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो इसमें डेल्टा C ओवर डेल्टा T यानी बहुत छोटा डिफरेंस मालूम करना है, तो उसको हम लोग DC ओवर DT से डिनोट करते हैं। इसको अगर हम लोग डेरिवेट करें तो इसका आएगा डेरिवेटिव DC ओवर DQ, जबकि इसको करें डिफ्रेंशिएट तो हमारे पास आएगा DQ ओवर DT। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर फाइनली DC ओवर DT निकल आएगा जब DQ ओवर DQ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे, राइट साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो राइट साइड का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4Q रेज़ टू द पावर 2 - 1 प्लस Q का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 900 का डेरिवेटिव, चूँकि 900 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये देखें, ये हो गया 0.4Q प्लस 1, ये हमारा आ गया DC ओवर DQ, यानी डेरिवेटिव ऑफ C यानी कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू Q। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी पूरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2t⁻t−1 प्लस 100t का डेरिवेटिव होता है 100, इससे बन जाएगा 2t प्लस 100। तो ये DQ और DT भी हमारे पास आ गया और DC और DQ भी आ गया था। तो इनको इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को, 0.4Q प्लस 1 यहाँ से आया मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 100। अब देखें, अभी भी हमारा जो DC और DT आएगा वो उसके अंदर Q आ रहा है, इस Q से जान छुड़ानी है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे Q है उसकी जगह Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो T है वो पुट कर देंगे। तो ये देखें, T² प्लस 100T मैंने इस Q की जगह पुट कर दी, प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, और ये 2T प्लस 100 भी एज इट इज़ आ गया। अब इसको 0.4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4T², 0.4 को 100T से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40T प्लस 1 एज इट इज़, और आगे आ गया 2T प्लस 100। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है तो 0.4T² मल्टीप्लाई बाय 2T करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8T³। 0.4T² को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40T²। 40T को अब 2T से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 80T²। 40T को अब 100 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4000T। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं अब 2T से तो ये आ जाएगा 2T। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये T² वाली हैं और ये T और T वाली हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8T³ प्लस 120T² प्लस 4002 इंटू T प्लस 100। ये हमारे पास हमारे DC ओवर DT आ गया, जो हमसे आज था पूछा गया था कि DC ओवर DT निकालें और फिर क्या करें 1 आवर के बाद देखना है कि चेंज कितना आ रहा है। तो इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, एट T = 1 टाइम, जब 1 घंटा हो गया है तो तब देखना है कितनी हमारी
चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डालते हैं 0.8 इंटू 1³ प्लस 120 इंटू 1² प्लस 4002 इंटू 1 प्लस 100 एज इट इज़। अब इसको 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1 से 0.8 ही आता है, 120 थे 120 ही आता है, 4002 प्लस 100, तो इन सब को सम करेंगे तो हमारा $4222.8 पर आवर हमारा रेट ऑफ चेंज आ रहा है इन प्रोडक्शन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा आंसर है। अब यही सवाल एक और मेथड से कराता हूँ जिसको मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा। यहाँ पे ग्राफ इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि एक फंक्शन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड क्यू है, जबकि दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जबकि डेरिवेटिव फंक्शन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो जाहिर है एक ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एक ही वेरिएबल आ सकता था, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, टाइम भी है। तो चलिए अब सेकंड मेथड से दिखाता हूँ। डी ओवर डी फाइंड करना है, ठीक है, जो कि हमारा रेट ऑफ चेंज होता है ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, जो क्यू की हमारे पास वैल्यू गिवन है t² प्लस 100t, इसको सीधा सीधा यहाँ पे जहाँ पे क्यू है इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या हो जाएगी सिचुएशन ऐसी, जहाँ पे क्यू था वहाँ पे आ गया t² प्लस 100t, ऊपर वाला होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा है, प्लस क्यू था यहाँ पे t² प्लस 100t आ गया। अब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ओपन कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा t4 प्लस 200t³ प्लस 10,000t², जबकि बाकी सारा एज इट इज़ है। अब 0.2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t4 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 0.2 मल्टीप्लाई बाई 240, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 2000, बाकी एट इज़। अब देखें ये दो टर्म्स इकट्ठी हो सकती हैं क्योंकि इनकी पावर सेम है, बाकी एज इट इज़ रहेगा 2001 तो ये हमारे पास अब आ गई इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टी, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब काम आसान नज़र आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सीन है। तो ये क्या होगा, इससे आ जाएगा 0.8t³ क्योंकि 4 इधर आया, इधर से मल्टीप्लाई हुआ और t की पावर एक कम होगी। इसका क्या होगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और t की एक पावर कम हो जाएगी 120t²। इसमें भी 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4002 और ऊपर t की पावर एक कम हो जाएगी, t की पावर 1 है, ये इधर आके 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। 900 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों ने कब रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, किस टाइम पे, जब फैक्ट्री ने जब काम करना शुरू किया उसके 1 घंटे बाद, यानी एट टाइम t इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पे t है इसके अंदर आप 1 डाल दें, 0.8 इंटू 1³ प्लस 120 इंटू 1² प्लस 4002 इंटू 1 प्लस 100। इससे हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो पिछले तरीके से हमने किया था, और वो था $4222.8 पर आवर। इस तरह का इसका ग्राफ आ रहा है हमारे कॉस्ट के फंक्शन का। देखें कॉस्ट के फंक्शन में मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, इसलिए क्वाड्रेटिक स्टाइल का बनता है, मगर टाइम क्योंकि लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसलिए ऑल ऑन पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड पे हम लोगों ने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया। स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है ये ग्राफ, प्रोडक्शन कॉस्ट 900 से इक्वेशन में देखें ना, वाई इंटरसेप्ट क्या लिखा हुआ है 900, यानी 900 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। प्रोडक्शन कॉस्ट अभी फैक्ट्री शुरू हो रही है, जब काम करना शुरू हो रहा है तो पहले ही प्रोडक्शन कॉस्ट 900 पे क्यों चलेगी, क्योंकि फैक्ट्रियों में प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि देखिए रात को फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं लेकिन बिजली चल रही होती है, गार्ड के पैसे देने होते हैं। तो जब शुरू में फैक्ट्री स्टार्ट होगी सुबह के टाइम तो ऑलरेडी प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ ना कुछ लग चुकी होगी, खर्चा आ चुका होगा मालिक के ऊपर। तो वो ये है जहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब डेरिवेटिव फंक्शन जो ये आपके सामने है, अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये इसका ग्राफ ऐसा बन गया। डेरिवेटिव फंक्शन जो है हमें क्या बताता होता है, हमें स्लोप बताता होता है मेन फंक्शन का। कॉस्ट के फंक्शन में ये आप देखें, कॉस्ट का फंक्शन है, इसके फंक्शन में जब t की जगह 1 पुट करें, यानी अलोंग टाइम एक्सिस जब 1 पुट करें तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास आएगी, वो है 3041.2। अब डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर देखें, ठीक है, 0 भी पुट करेंगे और 1 भी पुट करेंगे इसमें, ताकि हमें 0 पे भी पता लग जाए और 1 के ऊपर भी पता लग जाए कि क्या वैल्यू आ रही है y की, क्योंकि वो हमें स्लोप बताएगा इसका, हमारे मेन फंक्शन का।
तो चलें पहले ज़ीरो पुट करते हैं। ज़ीरो पुट करने से देखें ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 100 रह जाएगा, जो कि हमें पता है ज़ीरो के ऊपर 100 आ रहा है। यानी इस पॉइंट से हमें, इस 100 से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन का यानी प्रोडक्शन कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज क्या है, उसका 900 उसका जो है वो स्लोप आ रहा है। इस पॉइंट पे जहाँ पे x1 है, यहाँ पे हमारे डेरिवेटिव फंक्शन का क्या होगा y 4222.8, यही जो कि हमारा आंसर है। ये हमें बता रहा है क्या, स्लोप एट दिस पॉइंट, हमें स्लोप बता रहा है। अब स्लोप की मदद से हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, अपनी टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन मैंने कैसे ड्रॉ कर ली है अभी आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी स्लोप इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखिए x1 और y1 ये वाला पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। हमें कहा गया था कि 1 घंटे बाद देखें प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करना है। यानी इसी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये इस इक्वेशन में डालेंगे। जबकि m स्लोप हमें कहाँ से मिल रहा है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो स्लोप है, तो वो इसमें डालें। देखें ये मैंने डाल दिया y1, ये मैंने डाल दिया x1 जो कि 1 है, और ये मैंने डाल दिया स्लोप। इसकी मदद से ये मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी है। आपका आंसर खैर यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इंग्लिश के 2 लफ्ज़ सीखने होंगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के वर्ड में ही मीनिंग छुपा है, मतलब कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड, लीविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन और डाउट, यानी कोई अवहाम या कोई शक नहीं छोड़ा। जबकि इम्प्लिसिट का मतलब है कि इट इम्प्लाइज और गिव्स हिंट एट समथिंग, डज नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली। आसान मिसाल समझें, पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप आफ्टर लूजिंग इट्स 3rd पूल मैच। यहाँ क्लियरली एक्सप्रेस्ड है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। और अगर ये कहा जाए कि अलास पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इट्स 3rd पूल मैच एज वेल, यानी इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान बाहर हो गया है, मगर डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया। जबकि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंस समझें। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ x इंडिपेंडेंट है और y उस पर कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ देखें, देखते ही पहचानने की निशानी ये है कि x और y एक साथ भी लिखे हो सकते हैं, जैसे लड़ रहे हों, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, प्लस भी एक साइड पे हो सकते हैं, या y एक से ज़्यादा बार हो। कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये फंक्शन। इसको अगर हम लोगों ने इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बनाना है तो y को लेफ़्ट साइड पे रहना चाहिए। तो पहले स्टेप में हम लोग एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे मौजूद x है उसको राइट साइड पे नीचे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। आपसे MCQs में भी सवाल आ सकता है कि 4 फंक्शंस दिए जाएं और बताएं इसमें से कौन सा एक्सप्लिसिट है और कौन सा इम्प्लिसिट। तो ये निशानियाँ आपको पता होनी चाहिए। पार्ट ए की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ये डायग्राम से भी समझाऊंगा। तो इसको अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप डी बाई डी एक्स करके लिख लें और राइट हैंड साइड को भी डी बाई डी एक्स करके लिख लें। अब लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को रहता करते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को रहता करते हैं, और राइट साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ 25 देखें कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x प्लस और इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1, जो कि रूटीन में लिखा नहीं जाता, लेकिन ये समझाने के लिए कि एक्सटेंडेड पावर रूल में अंदर वाली चीज़ जब अगली को मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कट जाता है, 1 रह जाता है, इसलिए 2x बचता होता है।
अब इसमें जब आपको ये दिखाऊंगा एक्सटेंडेड पावर रूल, तो आपको सही समझ आ जाएगा ये वाला भी। प्लस इसको पावर रूल लगाएं तो 2 इधर आ जाएगा, y की पावर क्या बन जाएगी 1, और y जो बीच में चीज़ है ये x तो नहीं है, लिहाजा इसका भी अलग से डेरिवेटिव लेना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और ये इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स से आ गया 1, प्लस 2y, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई से आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2x मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया 2x, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए 2y डी वाई बाई डी एक्स इस साइड पे रहा, दूसरी टर्म जो है -2x उसको राइट पे ले जाएंगे। अब सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इस 2y को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 2 को जानबूझ के कलर कर दिया है ताकि बाद में आने वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाए। अब हमारे पास आंसर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/y। अब इस इक्वेशन को समझ लें थोड़ा ग्राफ की मदद से। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल ऐसा कि उसकी x की वैल्यू का स्क्वायर लिया जाए और y की वैल्यू का स्क्वायर लिया जाए, प्लस करें तो 25 आता है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो सम आ गया 25। ये तो आसान मिसाल थी, एक और देख लेते हैं यहाँ पे 4,3। सर्कल के जिस भी जगह पे आप ये कैलकुलेट करेंगे x का स्क्वायर लें, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 25 आ गया। ये तो आसान थी, किसी एक नेगेटिव, दोनों टर्म्स नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ कहीं पे। -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, +4, और -4.583 का स्क्वायर लें तो 21 आ जाता है। 21 + 4 25। तो ये है सर्कल की इक्वेशन, ये आपको समझ होनी चाहिए। पार्ट बी, xy इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। पहले xy को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² प्लस 3xy² इज इक्वल टू 2। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2। देखें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x²y, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा +3, और डी बाई डी एक्स ऑफ x² इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इनके ऊपर देखें आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। वो क्या था कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ये देखें कांस्टेंट तो एज इट इज़ आया, इसमें देखें फर्स्ट टर्म यानी x² एज इट इज़ आएगी, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस करेंगे, सेकंड टर्म एज इट इज़ आएगी और फर्स्ट का डेरिवेटिव +3, और इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और राइट साइड पे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ये x² एज इट इज़, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ x² क्या होता है 2x, प्लस 3 ब्रैकेट ओपन, x एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ y² से क्या आएगा, एक्सटेंडेड पावर रूल लगाएंगे, 2 इधर आएगा, y की पावर 1 बच जाएगी, और इसके अलावा y का भी डेरिवेटिव लेना होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस y², और डी बाई डी एक्स ऑफ x से क्या आ जाता है 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² डी वाई बाई डी एक्स, और जब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4xy। जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये देखें इतनी सारी टर्म थी, और जब 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो +3y² इज इक्वल टू 0। इसमें से अभी हम लोगों को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लें, तो 2x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे ले जाएंगे दूसरी टर्म्स, यहाँ पे -3y² -4xy। याद रखें जब भी आप ये टर्म्स को राइट साइड पे लेके जाएं तो पहले वो वाली टर्म लेके जाएं जो सिंगल हो या स्क्वायर की शक्ल में हो, जो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको नॉर्मली बाद में रखा जाता है। अब इसमें से देखें डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x² प्लस 6xy, और राइट साइड पे अगर माइनस को कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा 3y² प्लस 4xy। इस टर्म को उठा के राइट साइड पे नीचे ले जाएं तो आ जाएगा इस तरह की सिचुएशन। ये हमारा आंसर है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, नॉट एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली, लिहाजा इसका ग्राफ कॉम्प्लेक्स है, वो बनाकर इस वक्त आपको डराना मकसद नहीं है।
पार्ट सी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 3। बहुत ही आसान सवाल है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई होल क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3। इसके ऊपर पहले पावर रूल लगाएंगे। 3 इधर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की पावर एक कम हो जाएगी, और ये अंदर चूंकि सिर्फ एक एक्स थोड़ी था, एक्स के साथ कुछ और भी है, तो इस सारे का भी अलहदा से डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड पावर रूल। प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। अब इसका जो डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको पता है 1 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर प्लस इस डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कोशिश करना है कि एक साइड पे कर लें, तो वो 3 डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन भी आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, लेफ्ट साइड वाले में से एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, और राइट साइड वाले में से प्लस 1, और ये वाली टर्म उठ के राइट पे चली जाएगी, तो ये आ जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। 3 दोनों साइडों पे था, ये कट गया, हमारे पास बच गया डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड पे रखना है हमने, राइट साइड पे माइनस इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, और ये टर्म जब राइट साइड पे जाएगी तो नीचे आ जाएगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर प्लस 1। यही हमारा आंसर है, और ये भी चूँकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, नॉट एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली, लिहाजा इसका ग्राफ भी नहीं बनाते। पार्ट डी, 1 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए, जब भी कभी इस किस्म का सवाल आ जाए तो आपने सोचना है इसके ऊपर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे? नहीं, स्टुपिडिटी होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर सिर्फ 1 है, कांस्टेंट एक चीज़ है, तो क्या इस y को ऊपर ले जाकर, हाँ ये काम ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई रेज़ टू पावर -1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 1। इससे बहुत आसान हो जाता है सवाल। अब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज़ टू पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x -1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो -1 इधर आ जाएगा, और y की पावर क्या हो जाएगी, -2। लेकिन ये चूंकि x नहीं है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव भी होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अगला क्या है, -1 नीचे आ जाएगा इधर, और x की पावर क्या हो जाएगी, इसमें से एक माइनस और हो जाएगा 1, तो x इस पर -2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई रेज़ टू पावर -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म चूँकि होगी ये माइनस एक्स रेज़ टू पावर -2, जब राइट साइड पे जाएगी तो ये हो जाएगी एक्स रेज़ टू पावर -2, यानी कि पॉजिटिव एक्स रेज़ टू पावर -2। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, लिहाजा हम लोग राइट साइड पे तो एक्स रेज़ टू पावर -2 एज इट इज़ लिखते हैं, और जब ये वाई रेज़ टू पावर -2 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और देखें अब दोनों साइडों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इस साइड पे माइनस आ जाएगा। इसको अगर इन्वर्स करके लग दें, यानी ऊपर की चीज़ को नीचे ले जाएं, नीचे की चीज़ को ऊपर ले जाएं, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ऊपर नीचे जाके, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, और यही हमारा आंसर है। गिवन इक्वेशन का ग्राफ समझें। देखें, एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे एसिम्प्टोट होगा, यानी ब्रोकन फंक्शन होगा ये सारा। देखें, एक्स की वैल्यू अगर 1 डाली जाए तो ये 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 - 1 इज 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि x की वैल्यू 1 के ऊपर एसिम्प्टोड होगा, और ओवरऑल ये एक ब्रोकन फंक्शन है। 1 के ऊपर एसिम्प्टोड है और ये ब्रोकन फंक्शन है। अब समझने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रोकन फंक्शन किस किस्म का होगा, लेकिन कंप्यूटर से ड्रॉ करें, ज़्यादा आपने खुद करना हो तो x के अंदर 1 डालें, x के अंदर 2 डालें, x के अंदर 3 डालें, इसी तरह x के अंदर -1 डालें, -2 डालें, -3 डालें, तो देखें y की वैल्यू क्या आती रहती है। तो इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, arrange the following functions explicitly and implicitly to perform dy by dx। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मुकाबले में ये फ़र्क इसलिए कि उसमें हमने सिर्फ इम्प्लिसिटली dy by dx लेना था, इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्लिसिटली भी लें, और ज़ाहिर है जब दोनों तरीक़ों से करेंगे तो हम आंसर भी मैच कर लेंगे, दोनों का एक ही आंसर आना चाहिए। लेकिन जब पहला ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसमें एक ट्रिक है जिसकी वजह से एग्जाम में आंसर गलत आ सकता है, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में ही आपको समझा दूंगा। पार्ट ए है,
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। चूँकि हम क्वेश्चन 5 में भी इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करके आ रहे हैं, लिहाजा पहले इम्प्लिसिटली को ही करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इम्प्लिसिटली करना इसलिए भी आसान होता है कि एज इट इज़ आप जो है बस शुरू कर देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि वाई को इस तरफ करना है उस तरफ करना है। तो सारी टर्म्स के साथ डी बाई डी एक्स लिखना होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो इसके ऊपर अभी हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो पहली टर्म एज इट इज़ आ गई इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म एज इट इज़। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक्सटेंडेड पावर रूल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा, y की पावर 2 बच जाएगी, लेकिन ये चूँकि x नहीं है लिहाजा इसका अलहदा से भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है। इसको एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव फिर एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा, यानी 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, प्लस 2x वाई क्यूब एज इट इज़ प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ करना होता है और दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो बाकी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं। जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब इन साइड में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे या कुछ और भी कॉमन आ रहा था, देखिए 3y स्क्वेयर भी कॉमन था, उसको भी कॉमन लेना होगा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, राइट साइड पे माइनस 2x वाई क्यूब। अब हम लोगों ने निकालना तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और 3y स्क्वेयर भी उस साइड पे जाएंगे, तो ये राइट साइड पे माइनस 2x वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3y स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। नीचे वाई स्क्वेयर ऊपर वाई क्यूब है, तो नीचे का वाई स्क्वेयर ऊपर के सिर्फ क्यूब को काट देगा, ऊपर सिर्फ वाई बच जाएगा, तो ये बच जाता है माइनस 2xy डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। क्लटर काफ़ी जमा हो गया, इसको उठा के ऊपर लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और अब हम करते हैं एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन। एक्सप्लिसिट का मतलब है उसको एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ y, तो यानी y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकियों को राइट पे लेके जाना है। y दोनों टर्म्स में है लेफ्ट साइड पे, तो उसमें अभी हम लोग फिलहाल वाई क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अंदर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1। अब इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, लेकिन हमें वाई क्यूब तो नहीं चाहिए, हमें तो वाई चाहिए, तो अभी हम लोगों ने दोनों साइडों का क्यूब रूट लेना होगा, लेकिन हम लोगों ने डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी होती है, तो इसको पहले ऊपर ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 1। अब क्यूब रूट लेते हैं, लेफ्ट साइड का क्यूब रूट क्या होगा, y, राइट साइड का क्यूब रूट जो लेंगे, देखें क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3 होल रेज़ टू द पावर 1/3, जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू होती थी होल रेज़ टू पावर 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये आ चुकी है, यानी सिंपली एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू द पावर माइनस 1/3, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल ऑफ दिस टर्म, और ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, देखिए माइनस 1/3 उठ के इधर आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, अंदर वाली टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक अकेला एक्स तो नहीं है, कुछ और भी चीज़ें साथ में मिली हुई हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, अब ये हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 4/3। ये माइनस 4/3 कैसे आएगा, कुछ वीक स्टूडेंट्स भी होंगे, देखें एलसीएम लेना है इन दोनों का, या इसको इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि -1 को अगर आप -3/3 समझें, ठीक है, -3/3 से वैल्यू क्या आती है, -1, क्योंकि जब फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो अगर इसको -3/3 करेंगे तो नीचे तो 3 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, -3 और -1 से -4। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से क्या आएगा, 1 तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव होता है 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, अभी 2x को इधर ले आते हैं, तो ये जाता है -2/3x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर -4/3। हमारे दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसमें एक ट्रिक होती है, लेकिन गौर से देखें कि एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन थी, इसमें राइट साइड पे y नहीं आता,
जबकि इम्प्लिसिट में राइट साइड पे एक y भी फिर रहा है। तो इन भाई से आपको हटाने के लिए ज़रूरी है, जब हम लोगों ने एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन के स्टार्ट में y को अलहदा किया था, तो ये वाली वैल्यू इस y की जगह पुट इन करें। तो करते हैं -2x/3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, और ऊपर क्या है एक्स स्क्र प्लस 1 रेज़ टू पावर -1/3। गलती से आपने डेरिवेटिव वाली वैल्यू नहीं डाल देनी, y की वैल्यू डालनी है। अब इसको सॉल्व करें। देखिए नीचे एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर क्या है 1। अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 रेज़ टू पावर -1/3, और इस 1 की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। और जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ऐड करके निकाला था आंसर -4/3। अब देखें दोनों इक्वल आ गए हमारे। एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन से भी आंसर dy/dx का, और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से भी। पार्ट बी, xy प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसमें एज इट इज़ सबके साथ dy/dx कर लेते हैं। dy/dx ऑफ xy प्लस dy/dx ऑफ 2y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी dy/dx ऑफ x से 1 आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम लिखते होते हैं dy/dx। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आसान है, 2x आएगा। जो dy/dx वाली टर्म्स हैं उनको इस साइड पे रखेंगे, और ये जो दूसरी टर्म है इसको राइट पे लेके चले जाएंगे। तो ये राइट साइड पे क्या है, ऑलरेडी 2x है, माइनस क्या हो जाएगा इसमें से, ये जब इधर आएगा तो -y भी आ जाएगा। अब dy/dx को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2, और राइट साइड पे 2x माइनस 1। अब इस x प्लस 2 को भी उस साइड पे लेके जाना है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये हमारा आ गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से आंसर। अब चलते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ, जिसमें हम लोगों ने y को लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ x। तो देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन लिया जा सकता है लेफ्ट साइड पे, और ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ दिस होल टर्म। अब देखें ऊपर भी टर्म है और नीचे भी टर्म है, ऐसी सूरत में हम लोग कोशेंट रूल लगाते होते हैं, याद है ना आपको, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड हेयर वी गो। तो ये ऊपर वाली टर्म को हम u कह देते हैं, नीचे वाली को v कह देते हैं। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर द बॉटम कर लिया करें, तो उसके लिए x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब लो डी हाई यानी लोअर टर्म पहले यानी x प्लस 2, डी हाई यानी डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है, माइनस हाई डी लो यानी हायर टर्म पहले यानी एक्स स्क्वायर, डी लो यानी डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म यानी d/dx ऑफ x प्लस 2। सॉल्व करें, x प्लस 2 होल स्क्वायर तो नीचे वाला एज इट इज़ आ गया, ऊपर भी पहला टर्म x प्लस 2 एज इट इज़ आ रही है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, कांस्टेंट का तो 0 होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x। तो ये हमारा आ गया dy/dx। एक दफ़ा फिर देख लें, उसी मखमखे का हम लोग शिकार हैं कि इसकी dy/dx और इसकी dy/dx यानी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की फ़र्क है। क्यों, क्योंकि एक्सप्लिसिट कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ x होती है, जबकि इम्प्लिसिट में कहीं ना कहीं y भी फिर रहा होता है। तो इस y को हम लोगों ने रिप्लेस करना होता है इस y से, जो कि एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन के स्टार्ट में हम लोग y को एक साइड पे अलग करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो करते हैं जी, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 को अलग कर लिया, और ऊपर क्या बच जाएगा 2x माइनस इस y की जगह y की वैल्यू डाल देंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 2। एलसीएम लेने की सूरत में ऊपर जो ये वाली साइड होती है इससे ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है, 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो नीचे x प्लस 2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ऊपर 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर, जब 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। वही देखें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 4x। अब देखें आपकी दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। ज़रा इस y का ग्राफ भी समझ लें।
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। देखें एक्स प्लस टू चूँकि डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। लिहाजा ज़ीरो किस सूरत में हो जाएगा ये, जब एक्स की वैल्यू होगी -2, यानी -2 के ऊपर एसिम्प्टोट होगा, फंक्शन ब्रोकन ग्राफ होगा। और एक्स स्क्वायर बता रहा है कि पैराबोलिक है, यानी ऊपर भी एक पैराबोला बन जाएगा और नीचे भी पैराबोला बन जाएगा ब्रोकन ग्राफ की शक्ल में। पार्ट सी, एक्स प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस क्या लिखेंगे? देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई जब वेरिएबल आ जाए तो जान छुड़ानी है। तो इसको हम करेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। पहले इम्प्लिसिटली, जिसमें सबके साथ डी बाई डी एक्स कर लेना होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो पहला तो बड़ा आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। इसके ऊपर एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा, यानी -1 इधर आ जाएगा, y की पावर एक कम हो जाएगी यानी -2 हो जाएगी, और ख़ुद y का भी डेरिवेटिव ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो जब 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो पीछे क्या बच गया, माइनस वाई रेस टू द -2, इसको हम सीधा कर लेंगे -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स दोबारा मैंने क्यों चेंज कर दिया, देखें वो सिर्फ ज़रूरत होती है जब हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन करनी हो। जब डिफ्रेंसिएशन करनी है तो आप इसको ऊपर ले आया करें, पावर इसकी माइनस बेशक आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। जबकि नॉर्मल कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत होती है कि नीचे पॉजिटिव के साथ रहे। अब देखें दोनों साइडों पे माइनस है तो ये कट जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारे इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन से। अब चलते हैं एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने y को अलग करना होता है। तो देखें y वाली टर्म को इधर ही रहने दें, x को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब हमें तो y ऊपर चाहिए होता है, तो ऐसी सूरत में देखें राइट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स ओवर 1। अब दोनों को इन्वर्स कर दें, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो बराबर ही होगा फिर भी आंसर। तो यहाँ पे y ऊपर चला गया और यहाँ पे जब 5 माइनस एक्स नीचे आया, y ऊपर 1 ऊपर आया, तो ये हो गया 1 ओवर 5 माइनस एक्स। हम लोगों ने जब डिफ्रेंसिएशन करनी है इसकी तो हमें डिनोमिनेटर से जान भी छुड़ानी है, तो हम लोग 5 माइनस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल रेज़्ड टू माइनस 1। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ होल दिस थिंग, जिसके अंदर एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा। -1 इधर आ जाएगा और 5 माइनस 1 की होल पावर क्या हो जाएगी, एक कम यानी -2 हो जाएगी। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं लिखा हुआ, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, एक्सटेंडेड पावर रूल। अब देखें ये था तो एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 5 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, -x का डेरिवेटिव होता है -1। अब -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाता है +1 और 5 माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर -2। क्योंकि डेरिवेटिव एक दफ़ा ले चुके हैं, अब हमें इस होल रेज़ टू पावर -2 को चाहिए कि प्लस पावर 2 कर दें, जिसके लिए इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 2। अब देखें एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन से आंसर ये आ रहा है, इम्प्लिसिट से ये आ रहा है। फ़र्क वही है कि इम्प्लिसिट के अंदर राइट साइड पे y फेर रहा होता है, जिसके हम लोगों ने चेंज करना होता है किससे, जो पहले हम लोगों ने एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन में y की वैल्यू निकाली थी। तो इसको इसमें अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब देखें दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं। इस y का अगर वैसे ग्राफ समझें आप, तो देखें 1 ओवर 5 माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू अगर 5 होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 के ऊपर एसिम्प्टोट होगा। ये एक ब्रोकन फंक्शन होगा। इतना ही समझ लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। पार्ट डी, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। इसके ऊपर भी सबसे पहले इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो चलें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी सबके साथ डी बाई डी एक्स लिख लेना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो कि 1 आ जाता है क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, तो माइनस साइन यहाँ से आ गया, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे रखना होता है और बाकी टर्म्स को राइट साइड पे लेके जाना होता है।
तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये टर्म्स वहाँ पे लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 से +1 हो गया और प्लस वाई से -y हो गया, और इस टर्म को लेफ्ट पे लेके आएंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोगों ने कॉमन लेना है तो अंदर क्या बच जाएगा, x-1, और राइट साइड पे है 1 - y। अब इस x-1 को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1 - y डिवाइडेड बाई x-1। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं एक्सप्लिसिट की तरफ जिसमें हमें y एक साइड पे करना होता है। तो ये वाला y इस तरफ ले आएंगे, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला x उस तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा xy - y इज इक्वल टू x+2। इसमें से y को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा x-1, और हमें चूंकि एक्सप्लिसिट में y को अलहदा रखना होता है तो इस x-1 को इधर नीचे ले जाएंगे, x+2 डिवाइडेड बाई x-1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म, और इस सारे के ऊपर अभी क्या लगेगा, कोशेंट रूल, क्योंकि दो टर्म्स हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड हियर वी गो। तो इसको हम कह देंगे u, इसको कह देंगे v। तो सबसे पहले स्क्वायर द बॉटम किया करें x-1 होल स्क्वायर, और जिस चीज़ का स्क्वायर किया जाए बॉटम वाले का सबसे पहले याद रखने, पहले शुरू भी उसी से करना होता है, x-1 एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर टर्म जो कि ऊपर वाली x+2 माइनस अब ये वाली टर्म एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर टर्म। सॉल्व करें इसको, x-1 एज इट इज़ आई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, 2 का 0 होता है तो आंसर 1 ही आएगा, माइनस x+2 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव देखें, -1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1। सॉल्व करें, नीचे x-1 होल स्क्वायर ही है, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाई x-1 से x-1 आया, और इस तरफ माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा -x - 2। x और -x ये वाले दो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का हो जाएगा -3 डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर। लेकिन हमारा इसका डेरिवेटिव एक्सप्लिसिट का और इम्प्लिसिट का एक जैसा नहीं आ रहा है। क्यों, आपको कई बार बता चुका हूँ, इम्प्लिसिट के अंदर राइट साइड पे एक आधा y भी फिर रहा होता है, जिसको हमने रिप्लेस करना होता है y की मेन वैल्यू से जो हमने इक्वेशन से निकाली थी। तो पुट करते हैं, देखें 1 डिवाइड बाई x-1 को तो हम अलहदा लिख लेते हैं, और ऊपर जो 1 - y है इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 - y की जगह क्या लिखना है, x+2 डिवाइड बाई x-1। अब इस टर्म के अंदर एलसीएम ले लेंगे x-1, तो इधर जो ऊपर है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-1, और यहाँ पे ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -x - 2। तो ये x और -x तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ऊपर क्या बच जाएगा -3, और नीचे x-1 और x-1 मल्टीप्लाई होके x-1 होल स्क्वायर। अब देखें दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई हैं। इसका ग्राफ देखें, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है x1 के ऊपर जो है ना डिनोमिनेटर 0 बनता है, तो यहाँ पे एसिम्प्टोट होगा, और ये हमें ये बता रहा है कि ये एक ब्रोकन फंक्शन होगा। बाकी समझने की लिए ज़रूरत नहीं है, फिलहाल यही समझ लें कि एसिम्प्टोट्स आपके जहन में आना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, लेट u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a एंड b आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, फाइंड a du बाई dv, b dv बाई du। इसमें देखें ये जो v है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और u इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह पार्ट बी में u जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और v डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी फर्स्ट केस में जब v चेंज होगा उसकी बेसिस पे u चेंज हो रहा होता है, और सेकंड केस में जब u चेंज हो रहा होता है उसकी बेसिस पे v चेंज हो रहा होता है। और a एंड b क्या हैं, ये नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कांस्टेंट 1 2 3 भी हो सकते हैं, सो ऑन -1 2 3 भी हो सकते हैं, या फ्रैक्शन की शक्ल में भी हो सकते हैं। यानी जब डेरिवेटिव लेंगे तो याद रखना है आपने कांस्टेंट्स को आपने खींच के बाहर निकाल लेना होता है, अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हो, अगर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। शुरू करते हैं दोनों पार्ट्स। पहले पार्ट को देखिए, हम लोगों ने लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, और हमें आंसर चाहिए du बाई डी वी। इस पूरी टर्म को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू v, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, d बाई डी वी ऑफ यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस d बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और थर्ड टर्म हो जाएगी d बाई डी वी ऑफ 1। इसको देखें, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सबसे पहले तो हम लोग ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और बाकी अंदर बच जाएगा d बाई डी वी ऑफ यू स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो हम लोग +1 बाई बी स्क्वायर बाहर ले आएंगे, और अंदर क्या रह जाएगा, d बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर।
और 1 चूँकि कांस्टेंट है लिहाजा उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हम लोगों ने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है, तो 2 इधर आ जाएगा, u की पावर क्या हो जाएगी 2⁻⁻1, और इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, du/dv प्लस 1/b² एज इट इज़। इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, 2 इधर आ जाएगा, v की पावर हो जाएगी 2⁻⁻1, और d/dv ऑफ v भी लिया जाएगा, लेकिन dv/dv क्या हो जाता है 1, ज़्यादा इसको नहीं लिखेंगे, और 0 एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से देखें, हमें चाहिए du/dv, तो ये वाली टर्म उठा के हम लोग अगले स्टेप में राइट साइड पे ले जाएंगे। ये हो जाएगी 2/a² और u⁻2-1 से सिर्फ u, और ये du/dv। जब इस टर्म को उठा के राइट साइड पे लेके गए हैं तो ये बन जाएगा -2/b² और ऊपर v⁻2-1 से v बन गया। अब देखें 2 से कट रहा है, हमें चाहिए du/dv, तो बाकी मानदा चीज़ें जब उधर लेके जाएंगे तो ये देखें u इधर नीचे आ जाएगा और ये a² उधर ऊपर चला जाएगा। करें, देखें ये तो मैंने एज इट इज़ ले लिया -v/b² जो राइट साइड पे था। अब ये u राइट साइड पे जाएगा नीचे और a² राइट साइड पे ऊपर आया, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। पार्ट बी करते हैं, dv/du ले चाहिए हमें, तो इस पूरी टर्म को अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो d/du ऑफ दिस टर्म प्लस d/du ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू d/du ऑफ 1। इसमें देखें 1/a² कांस्टेंट है वो बाहर निकल आया और अंदर बच गया d/du ऑफ u² प्लस b² कांस्टेंट है नीचे, तो 1/b² बाहर आ गया, अंदर बच गया d/du ऑफ v²। और देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होता है 0। अब इस केस में आप देखें, इसके ऊपर पहले पावर रूल लगाएंगे, 2 इधर आ गया, u⁻2-1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u तो 1 होता है, प्लस 1/b² एज इट इज़ आया, और इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, 2 इधर आएगा, v⁻2-1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u भी लेंगे इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए ये वाली टर्म, तो हम इस वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 2/b², v क्योंकि v⁻2-1 से v आ गया, dv/du, और जो टर्म राइट साइड पे गई है उसका साइन माइनस हो जाएगा, बन जाएगा ये -2/a² और ऊपर u। 2 से कट रहा है, पीछे हमारे पास बच जाएगा dv/du इज इक्वल टू -u/a², और जो लेफ्ट साइड से चीज़ें ऊपर जाएंगी वो नीचे की चीज़ ऊपर और ऊपर की चीज़ नीचे हो जाएगी, b² ऊपर चला जाएगा और v नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिटर्मिन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व 3x² - 7y² + 14y = 27 एट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स किए थे। इसका ग्राफ कैसा होगा इस इक्वेशन का, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। इसमें x² की फॉर्म में है, y² की फॉर्म में है। अगर y ना होते, सिर्फ x की फॉर्म में स्क्वायर होता, तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता और उसका ग्राफ पैराबोला होता। अब चूंकि y² की फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब अब हाइपरबोला से हम डील कर रहे हैं। हाइपरबोला की शक्ल कैसी होती है, ऐसी, यानी एक पैराबोला एक तरफ, दूसरा पैराबोला दूसरी तरफ। अब चाहे ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, वो हमारी फ़िलहाल कंसर्न नहीं है, वो बाद में देखेंगे। और सवाल क्या किया जा रहा है, पॉइंट P -3, 0 के ऊपर आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करना है, यानी टेंजेंट लाइन जो है इस तरह की, उसका स्लोप क्या होगा। तो बेसिकली हमारी टेंजेंट लाइन इक्वेशन में जो m होता है वो स्लोप होता है, पर टेंजेंट लाइन इक्वेशन का m आता कहाँ से है, उसके लिए हमें गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे हमें dy/dx मिलेगा, और वही हम टेंजेंट इक्वेशन में बतौर m के डालते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 तो कांस्टेंट है, वो बार एज इट इज़ रहेगा, x² का डेरिवेटिव लेंगे, -7 कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव लेंगे, +14 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव लेंगे, जबकि 27 कांस्टेंट है, उसका एज इट इज़ डेरिवेटिव लेंगे। 3 एज इट इज़ रहा, x² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2x⁻2-1, और अगला है -7 एज इट इज़ आएगा। y² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा 2y⁻2-1, जबकि चूँकि y डिफरेंट है देन x, और जब इसको इससे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो एक्सटेंडेड पावर रूल में इसका भी डेरिवेटिव लिख लेंगे साथ में, dy/dx। यहाँ पे हम लोगों ने dx/dx क्यों नहीं लिखा था, dx/dx 1 होता है, तो वो ना भी लिखें एक ही चीज़ है, लिखने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। +14 dy/dx, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ 0।
अब ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा -14y dy बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा +14 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 6x को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -14y dy बाई डी एक्स +14 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6x। इसमें से हम अब dy बाई डी एक्स जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड डेरिवेटिव वो निकाल सकते हैं कॉमन। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बन जाएगा -14y +14, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 14 -14y, और राइट साइड पे -6x। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इस टर्म को हम लोगों ने राइट पे लेके जाना है जो कि नीचे जाके डिवाइड होगा। तो ये बनेगा -6x डिवाइडेड बाई 14 -14y। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव। इसके अंदर हम ओरिजिनल फंक्शन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दें तो उससे हमें स्लोप m मिल जाता है। हमें इस टाइम पे किस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, -3, 0 पे, यानी ये जो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं ये x1 y1 के पॉइंट्स होते हैं। तो डालते हैं इसके अंदर -6 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 14 -14 इंटू 0। इससे हमारे पास आ जाएगा 18, और इससे आ जाएगा 14 - 0 से 14। 2 कितने ज़्यादा 18 होता है, 2 9 ज़ा, और नीचे 2 7 ज़ा 14। तो ये देखें तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग आ गया, और ये हमारा स्लोप है। इस डायग्राम को देखें तो नज़र भी आ रहा है 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाने पे वायर एक्सिस के अलॉन्ग कितना यूनिट जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग 1.2 या 1.15 समथिंग, जो भी 9/7 से आंसर आते हैं। तो ये आपका स्लोप है। Question number 9. Suppose two motorboats leave from the same point at the same time. If one boat travels north at 15 miles per hour and the other boat travels east at 20 miles per hour, how fast will be the distance between them changing after 2 hours? तो अब ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा एब्रीविएट करके शॉर्ट लिख देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। ये जो माइल्स पर आवर गिवन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी है। इसी तरह माइल्स पर आवर अलॉन्ग वाई एक्सिस भी वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से जाने पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली शिप 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखें 20 माइल्स पर आ रहा है तो 40 माइल्स इन 2 आवर्स करेगी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाली कितना करेगी? 30 माइल्स करेगी 2 आवर्स में। हमसे ये नहीं पूछा गया कि 2 आवर्स के बाद बोट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, बल्कि डिस्टेंस किस रफ्तार से चेंज हो रहा है ये पूछा गया है। देखें, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जबकि वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, ख्वाह वो डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो। अब आप ट्रायंगल को देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले z कैलकुलेट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होगा 40² + 30² इज इक्वल टू 1600 + 900 इज इक्वल टू 2500। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट z से कट जाएगा, और यूं z की वैल्यू आएगी 50 माइल्स। और ये कितने टाइम में 50 माइल्स हुआ है? 2 आवर्स में। और अगर पर आवर में इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा dz/dt इक्वल टू 25 माइल्स पर आवर, और यही हमारा आंसर है। इसको हम डेरिवेटिव वाले तरीके से भी सॉल्व करें। तो अब इन सब का डेरिवेटिव लेंगे, z² का भी, x² का भी और y² का भी। तो ये बन जाएंगे 2z इंटू dz/dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt। अब इनकी वैल्यूज़ डालते हैं। z की वैल्यू हमने निकाली थी 50 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो 2z हो जाएगा 2 इंटू 50, dz/dt एज इट इज़ 2x की जगह पे 2 इंटू 40 और dx/dt की जगह 20 प्लस 2y की जगह 2 इंटू 30, जबकि dy/dt की जगह 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 इंटू dz/dt इज इक्वल टू 1600 प्लस 900। तो dz/dt बन जाएगा 2500 डिवाइड बाई 100। इनमें 0 0 कट जाएंगे, यानी dz/dt बन जाएगा 25 माइल्स पर आवर। दिस इज हाउ फास्ट द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स इज चेंजिंग आफ्टर 2 आवर्स। Study with me, a learning experience.